हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इको की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। कल हमने लेसन फर्स्ट अर्थशास्त्र में आलेख शुरू किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे आकृति के प्रकार। क्योंकि कल हम इसकी प्रस्तावना, आकृति और आलेख क्या होता है इसका अर्थ हमने समझा, दोनों के अंतर को समझा, और आज हम आकृति के प्रकार से शुरुआत करेंगे। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली आकृति के अनेक प्रकार है, यानी आकृति जो बनाई जाती है वो काफ़ी तरीके से बनाई जाती है। चित्राकृति यानी चित्र के द्वारा छुटपुट बिंदुओं वाली अथवा विकर्ण आकृति वाली, यानी अलग अलग तरीके से बिंदियां लगा करके भी आकृतियों को बनाया जाता है। बिंदु वाली अथवा विकर्ण वाली एक ही चीज़ है दोनों। समय आधारित अथवा अन्य तत्वों पर आधारित रेखा आकृति, यानी समय को दर्शाया जाता है, अथवा अन्य तत्व यानी दोनों एक ही चीज़ है, इसके द्वारा भी रेखांकित करके आकृति को दर्शाया जाता है, यानी लाइन के द्वारा। रेखा मतलब लाइन खींचना। वृत्त आकृति, वृत्त यानी गोल, सर्कल, उसके द्वारा भी हम आकृति को समझा सकते हैं। स्तंभ आकृति, स्तंभ यानी खंबे के जैसी जो आकृति होती है। वृत्तांश आकृति एकदम गोलाकार, जिसके अंदर काफ़ी सारी आकृतियां अंदर ही बनाई जाती है। इस विभाग में हम समय आधारित रेखाकृति, स्तंभाकृति और वृत्तांश आकृति, इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही आकृतियाँ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन आकृतियों का ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले इसमें है समय आधारित रेखाकृति, यानी जो समय दर्शाया जाता है उसके अनुसार आकृति, लाइन के द्वारा आकृति बनाई जाती है। सामान्य रूप से रेखाकृति दो चलों के बीच संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है। दो चल कौन से, यानी दो समय के बीच में जो अंतर होता है उसे दर्शाई जाती है, बताया जाता है। जैसा मांग और पूर्ति, हम कल भी पढ़ चुके हैं, मांग और पूर्ति, उसके अनुसार जैसे जैसे कीमत बढ़ती है हमारी मांग कम होती जाती है, और उन बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो वो होती है रेखाकृति। इस प्रकार की आकृति में स्वतंत्र चल अक्ष पर और परतंत्र y अक्ष पर दर्शाया जाता है। समय के संदर्भ में किसी एक चल के स्वयं स्पष्ट रुझानों को दर्शाने वाली आकृति अर्थशास्त्र में बार बार उपयोग में ली जाती है। उदाहरण स्वरूप विविध वर्षों में आबादी यानी जनसंख्या की संख्या, आबादी यानी कितनी आबादी बढ़ रही है उसकी संख्या। विविध वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, यानी मुद्रा किस प्रकार से कौन से वर्ष में बढ़ रही है। विविध वर्षों में साक्षरता यानी पढ़ाई से संबंधित दर, यानी कौन से साल में कितने साक्षर होते हैं लोग, इत्यादि दर्शाई जाती है। इस प्रकार की आकृति को रेखा आकृति कहते हैं। एज एग्जाम्पल डायग्राम के द्वारा 1901 हम क्या करेंगे, समय विधि दर्शाई गई, यानी समय का बताया गया किस प्रकार। 1951 से 61 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी, 21.64, यानी 1951 से लेकर 61 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वो हुई थी 21.64 के प्रतिशत की दर से। फिर 1961 से 71 में जब हुई थी जनसंख्या वृद्धि वो हुई थी 24.80। 1971 से 81 24.66, 1981 से 91 23.87, 1991 से 2001 21.54 की दर से, यानी प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, और 2001 से 2011 17.64। और जनसंख्या का हर 10 साल में आंकलन किया जाता है। इसको हम डायग्राम के जरिए अगर समझते हैं तो हमें क्या करना है,
ये डायग्राम बनाना है। मान लीजिए ये रहा O, ऊपर Y और यहाँ X, ये हम पहले भी बना चुके हैं। समय अवधि कहाँ लिखेंगे? OX अक्ष पर, और जनसंख्या की वृद्धि दर OY पर। ये हमारी वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर। हमें नीचे OX पर क्या करना है? समय अवधि, यानी कौन से सन में कितने प्रतिशत बढ़ी। तो 1951 टू 1961, फिर 1961 टू 1971, 1971 टू 1981। इसी प्रकार से हम आगे की ओर ये करते रहेंगे। अब हमारी 1951 से 1961 तक कितनी हुई थी हमारी प्रतिशत? 21.64। ये हम कैसे करेंगे? इन्हें हम समान ब्लॉक्स में, यानी समान मात्रा में जो ब्लॉक है उनको पहले लिखेंगे। 5 का डिस्टेंस अगर आप हम करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, क्योंकि लास्ट में हमारी सबसे ज़्यादा कितनी है? 24। तो हमें कितनी लेनी है? 24 है, तो हमें 25 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, क्योंकि हमें 25 तक की ही आवश्यकता होती है। अब 1951 टू 1961 से कितनी है? 21.64। वो कैसे निकालेंगे? ये 20 है, 20 के जस्ट एक लाइन ऊपर हमारा होता है 21। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एक डॉट बना देना है। फिर 1961 टू 1971 से हमें क्या करना है? 24.80। 24 हमारा कहाँ आएगा? 25 के जस्ट एक ब्लॉक के नीचे। इसी प्रकार 1971 टू 81, उसमें हमारी जनसंख्या वृद्धि दर होती है 20.66, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 24.80 और 24.66 में हल्का सा फर्क होता है, यानी थोड़ा सा हमारा वृद्धि दर कम हुआ था। कौन से सन में हुआ था वो? 1971 से लेकर के 1981 में, यानी हमारी वृद्धि दर हल्का सा कम हुआ था। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे डॉट इसके और इसके मध्य में थोड़ा सा फर्क करेंगे। फिर 1981 टू 1991 23.87। देखिए फिर हमारा जनसंख्या वृद्धि दर, ये वृद्धि दर क्यों घटता है? साक्षरता के कारण साक्षरता के कारण लोगों में समझदारी आने लग जाती है। तो इन सबको हम फिर क्या करेंगे? एक रेखांकित के द्वारा खींच देंगे, यानी ये हमारी कौन सी आकृति होगी? समय को आधारित, यानी समय बताती हुई रेखांकित, यानी ये रेखा। ये हमारा हुआ डायग्राम। उसके बाद हम पढ़ेंगे, और ये जनगणना जो हमारी होती है हर 10 साल में जनगणना की जाती है, और ये सिर्फ भारत की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत बताई गई है। अब है स्तंभ आकृति और उसके प्रकार। स्तंभ आकृति मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। स्तंभ आकृति यानी जो खंबे के जैसी होती है, जो लंबी आकृति होती है, वो होती है स्तंभ आकृति। स्तंभ आकृति किसी एक चल के मूल्य की विविध विभागों के बीच का विवरण दर्शाती है। उदाहरण स्वरूप अलग अलग समय पर देश में साक्षरता का अनुपात, यानी हर एक अलग अलग समय होता है हर जगह का, तो देश में कौन से समय पर कहाँ का अनुपात, साक्षरता का अनुपात क्या होता है, अथवा स्त्री और पुरुषों में किसी एक समय साक्षरता का अनुपात। इस प्रकार की आकृति ऊर्ध्व या क्षैतिज स्तंभ द्वारा भी दर्शाई जाती है, यानी ऊपर नीचे जो होती है वो। प्रत्येक विभाग या समय के लिए एक अलग स्तंभ बनाया जाता है, यानी हर एक चीज को दर्शाने के लिए एक स्तंभ की आवश्यकता होती है, यानी उसे हम बनाते हैं। उस स्तंभ की ऊंचाई उस विभाग यानी समय के लिए चल मूल्य दर्शाती है, यानी उस समय कौन सा समय दर्शाया गया है। इस प्रकार स्तंभों की ऊंचाई लंबाई द्वारा चल के मूल्य के विविध विभागों या समयावधि के बीच तुलना हो जाती है। स्तंभ आकृति सामान्य रूप से 3 प्रकार की देखने को मिलती है: सरल स्तंभ आकृति, पास पास की और विभाजित।
कितनी, 3 होती है, 3, एक सरल होती है, दूसरी पास पास की होती है और तीसरी होती है विभाजित होती है। स्तंभ आकृतियाँ ये, लेकिन 3 तरीके से इन्हें हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहले सरल आकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। सरल स्तंभ आकृति। सरल स्तंभ आकृति किसी एक आधार जैसे कि प्रदेशों, समय, काल इत्यादि पर किसी एक मूल्य को दर्शाती है। ये आकृति विविध प्रदेशों, समय, काल इत्यादि के लिए चल मूल्य की तुलना आकर्षण रूप से प्रस्तुत करती है, यानी जो देखने में सुंदर दिखाई देता है, आकर्षित, उस प्रकार से बनाई जाती है। किसी एक दुकान में हर 2 महीने में चॉकलेट बॉक्स का विधि, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। सरल समयावधि को, सरल स्तंभ आकृति को हम समझेंगे। पहले एक बार हम ऐसे पढ़ते, फिर डायग्राम के द्वारा। जनवरी फरवरी महीने में, यानी जनवरी और फरवरी में जो चॉकलेट की जो बिक्री हुई थी वो कितनी हुई थी? 35 इकाई में बिक्री हुई थी। यानी ये मान लीजिए कि इतने लोग इन्हें खरीद पा रहे थे, क्योंकि कारण कि सर्दी का समय रहता है तो चॉकलेट ज़्यादा कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है। फिर मार्च अप्रैल 60 लोगों ने, यानी 60 इकाई में चॉकलेटों की बिक्री हुई थी। मई जून में 65 इकाई की बिक्री हुई थी। जुलाई अगस्त में 40, सितंबर अक्टूबर में 50 और नवंबर दिसंबर में 30। इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। वो ही हमारा O, Y, X एंड X। अब नीचे हमें क्या करना है, यानी ये हमें समय हमारा कौन सा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो समय हमें कहाँ दर्शाना होता है? X, OX पर, यानी ये होता है हमारा समयावधि। फिर ये जो जनवरी फरवरी है वो हमारा आएगा OX अक्ष पर। जैन फेब, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। OY अक्ष पर हमें क्या करना है? विक्रय, जो हमारी जो बिक्री है इकाई, वो हम रखेंगे OY अक्ष पर। अब वही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस रखना है। इसमें आप 10 का भी रख सकते हो, आप इसमें 5 का भी रख सकते हो, लेकिन हम इसमें ज़्यादातर 5 का ही डिस्टेंस रखते हैं। अब इसमें हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा 65 आ रहा है, तो अगर हम 5-5 का ब्लॉक रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, तो वो हमारा काफ़ी ऊपर तक चले जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10-10 का ब्लॉक रखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 क्यों? क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा 65 है। अब हमारा जनवरी फरवरी में 35 इकाइयाँ बिकी थी, किसकी? चॉकलेट्स की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जनवरी फरवरी ये नीचे OX पर है, और हमारा 35 यानी 35 कहाँ आएगा? 30 एंड 40 के बीच में, यानी हाफ। तो हमें यहाँ पे एक बार में क्या करना है, हम इसको एक डॉट बना देंगे। डॉट बना के दोनों को हम इसमें इक्वल मिला देंगे, क्योंकि ये हमारी कौन सी आकृति है? स्तंभ आकृति है, इसलिए हमें इस तरीके से बनानी है। सेकंड हमारा है मार्च अप्रैल में कौन सा आ रहा है? 60%। अब 60 कहाँ आ रहा है हमारा? 60 सीधा ही आ रहा है ये, तो हमें इसे भी क्या करना है, स्तंभ आकृति को बना देना है। फिर मई जून में 65, अब 65 का आ रहा है 60 एंड 70 के बीच में, यानी हाफ, इससे थोड़ा सा ऊपर। मैं इसमें स्केल का यूज़ नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको इसको सुंदरता से स्केल के माप को लेते हुए, स्केल के ज़रिए आपको ये सब चीज़ें बनानी है। स्केल का माप अत्यंत आवश्यक है। फिर हमें बनानी है जुलाई अगस्त में कितनी है? 40। अब ये हमारी 40 का आ रही है, इसे भी हम, ये हमारी स्तंभ आकृति को, समयावधि को दर्शाती हुई स्तंभ आकृति हम लोग बना रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में 50,
यानी वापस से बढ़ जाती है ये 50। एंड लास्ट है हमारा नवंबर दिसंबर में 30, यानी ये नवंबर दिसंबर और ये हमारा 30। अब आप इसके ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए कि शुरू में 35 यहाँ पे, फिर 65, 60, 65, 40, 50 एंड 30। ये हमारी हो जाती है सरल स्तंभ आकृति, यानी एकदम से जो आसानी से हम इसे बनाते। अब सेकंड पढ़ेंगे हम। अभी हमने पढ़ा सरल स्तंभ आकृति, ये जो मैंने डायग्राम के जरिए भी आपको समझाया वो हमारी है सरल स्तंभ आकृति। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे पास पास की स्तंभ आकृति, यानी स्तंभ आकृति तो है लेकिन पास पास में दर्शाई गई है। इस प्रकार की आकृति में किसी एक आधार पर किसी एक चल का एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्य को दर्शाया जाता है। इससे आधार के प्रत्येक मूल्य संबंधित विविध वर्गों के मूल्य को दर्शाने वाले स्तंभ को दर्शाया जाता है। मान लो कि समय काल एक आधार है और साक्षरता एक चल है तथा स्त्री और पुरुष के दो वर्ग हैं, तो विविध समय अवधि में स्त्री और पुरुषों में साक्षरता का अनुपात देखने के लिए इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष वर्ग के स्तंभ किसी एक वर्ष के लिए पास पास में बनाए जाते हैं। आकृति को आकर्षण बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग के स्तंभ को अलग अलग रंग अथवा शेड से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये क्या है पास पास में बनेगी। अब पास में बनेगी तो दोनों को एक कलर में नहीं करके हम अलग अलग रंग में करेंगे तो वो हमें अच्छे से आकर्षित करेगी और समझ में भी आएगा और दिखाई भी देगी। अब एग्जाम्पल के जरिए हम पढ़ते हैं। किसी एक दुकान में हर 2 महीने में विविध माप के चॉकलेट बॉक्स का विक्रय होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, पास पास की स्तंभ आकृति बनानी है, यानी एक ही आकृति में हमें अलग अलग चीज को दर्शाना है, जो ये इस प्रकार से होगा। जनवरी फरवरी, अब चॉकलेट बॉक्स का ही एग्जाम्पल है। इसमें जनवरी फरवरी में जो छोटा जो बॉक्स होता है, चॉकलेट्स के बॉक्स अलग अलग होते हैं, तो हमें इसमें छोटा बॉक्स जो था उसका 30 इकाई, यानी छोटे बॉक्स जनवरी फरवरी में 30 बिके थे। लेकिन मध्यम बॉक्स जो हैं मीडियम वाले वो 15 बिके थे, और जो सबसे बड़े जो बॉक्स आते हैं वो उसी महीने में 25 बिके थे। यानी जनवरी फरवरी है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के बॉक्स बिके थे। मार्च अप्रैल में 40 छोटे बॉक्स, मध्यम वाले 25 और बड़े बॉक्स हमारे बिके थे 50। मई जून में छोटे बॉक्स 50, मध्यम वर्ग के बॉक्स 25 और सबसे बड़े जो बॉक्स हैं वो 35। जुलाई अगस्त में 25 बिके थे छोटे बॉक्स, मध्यम वर्ग के 25 और सबसे बड़े वाले 10। फिर सितंबर अक्टूबर में 40 जो सबसे छोटे बॉक्स हैं, मध्यम वर्ग के 20 और सबसे बड़े वाले 25। और नवंबर दिसंबर में ये 60, फिर बड़े मध्यम वाले 40 और ये बड़े ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये काल्पनिक है, यानी हम कल्पना करके आपको जो समझा रहे हैं वो कल्पना है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार से आपको ये बॉक्स दिखाए गए हैं तो वैसे ही वो बॉक्स बिक रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब इसे हम एक डायग्राम के जरिए, जैसे पास पास की तो हमने अभी आपको बताई थी, सेम यही मान लीजिए, इसी डायग्राम में ही समझा देती हूँ मैं आपको। अभी जो हमने पास पास की पढ़ी थी वो सरल थी। अब इसी में मान लीजिए जैन फेब, मार्च अप्रैल, फिर मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। इसमें क्या था, छोटे बॉक्स
मध्यम यानी मीडियम वाले और लार्ज यानी बड़े वाले बॉक्स। अब छोटे बॉक्स हमारे कितने बिके थे? 30, मध्यम वाले 15 और बड़े वाले 25। फिर छोटे वाले 40, 25 और 50। यानी ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि इसके पीछे वाला जो डायग्राम है वो आपको समझाने के लिए। तो मैं एक और आपको भी इसी प्रकार से डायग्राम बनाने हैं। 25, 15, 20 एंड 14, 35, 10, 25 एंड 20। अब हम इसका क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। चित्र के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। वही हम एक स्केल के माप से लाइन खींचेंगे, नीचे O, एक्स अक्ष एंड वाई, और इस पे एरो भी बनाना है। उसका कारण ये है कि ये हमारी यहीं पे नहीं रुक जाती है, चल यानी आगे की ओर भी ये बढ़ सकती है। हमें क्या करना है? O एक्स अक्ष पर समयावधि दर्शानी है और O वाई पर हमें क्या करना है? जो चॉकलेट की बिक्री हो रही है उसकी इकाइयों को हमें इस पे दर्शाना है। डिस्टेंस हमें सारा इक्वल लेना है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है आपके? सबसे ज़्यादा इसमें है 60, यानी हमें डिस्टेंस कैसे लेना है? 10-10 का हम इसमें डिस्टेंस ले लेते हैं। 10, 20 ये हमें इक्वल लेना है। 40, 50 एंड 60। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? 3 बनानी है, यानी पास पास में तीनों को एक ही आकृति के द्वारा दर्शाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? छोटे वाले बॉक्स के बारे में, छोटे बॉक्स को बनाएंगे। छोटा बॉक्स कितना है? जैन फैब में हमारा 30 है, ये जैन फैब में हमारा, और नीचे भी इक्वल ही डिस्टेंस लिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है आगे पीछे नहीं। जैन फैब नीचे हमको समय लिखना है, तो जैन फैब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। सबसे पहले हमें क्या करना है? छोटे वाले बॉक्स का करना है। तो जनवरी टू फरवरी कितने बॉक्स निकले थे हमारे? 30। ये सब चीज़ें स्केल से और इक्वल होनी आवश्यक है। सेम उसी टाइम जनवरी फरवरी में ही मध्यम वर्ग के कितने निकले थे? 15। तो 15 कहाँ होंगे? 10 और 20 के बीच में, यानी इसको भी आप ऐसे लाइन के द्वारा बनाएंगे। फिर वही जैन फैब के अंदर बड़े वाले 25, तो कहाँ जाएगा हमारा? 20 एंड 30 के बीच में, यानी इसका हाफ। ये हमारा कौन सा बना था? जैन एंड फेब का। अब मार्च और अप्रैल में छोटे वाले 40, उसके बाद मध्यम वाले 25, यानी 20 to 35 के 20 to 30 के बीच में 25 एंड फिर 50, यानी अब ये 50, तो ये हमारा ऊपर जाएगा। ये हमारा कौन सा बना रहे हैं हम लोग? पास पास की स्तंभ आकृति जो हमें एक ही आकृति में दर्शानी है। अब मई जून में क्या था? मई जून में छोटे वाले जो बॉक्स है वो हमारे निकले थे 50, 50। मध्यम वाले कितने निकले थे? मध्यम वाले 25, 20 और 30 के बीच में। और बड़े वाले जो बॉक्स हमारे हैं वो निकले थे 35, यानी 30 और 40 के बीच में।
इसी प्रकार से ये आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। अब हमारा ये क्या है कि हमने पढ़ा भी था कि जैसे ये 3 डायग्राम हम एक ही आकृति में बना रहे हैं, तो हमको इन 3 को अलग अलग तरीके से दर्शाना है। अब तीनों को एक से ही करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए किसी को हमने लाइन खींच दी, किसी में हमने ये कलरिंग कर दी यानी शेड बना दिया, और किसी में हमने कुछ अलग डिजाइन बना दी, या एक को हम खाली भी इसमें छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम इन्हें बनाएंगे। हमारी कौन सी हो गई? पास पास की आकृति। अब हम पढ़ेंगे विभाजित स्तंभ की आकृति। विभाजित यानी बांटना। जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य एक से अधिक उप विभागों में वितरण किया जाए तो उसे विभाजित आकृति कहते हैं। स्तंभ के उप विभाग को अलग रंग, उप विभाग यानी ऊपरी विभाग को एक ही आकृति के अंदर दो चीजों को दर्शाना और उनमें अलग अलग कलर भरना ताकि वो दोनों चीजें अलग से समझ में आए। विभागों को अलग अलग रंगों अथवा शेड से आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक विभाग जिस अंक को दर्शाता है वह लिखा भी जाता है। प्रति 2 महीने की समयावधि में ग्रामीण और क्षेत्रीय क्षेत्रों में चॉकलेट बॉक्स का जो विक्रय हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, ये भी हमें डायग्राम के जरिए ही समझना होगा। इसमें हमें क्या क्या कि समय हमारा एक ही है, लेकिन गांव में कितना हुआ, शहर में कितना हुआ, या फिर उसके बाद टोटल भारत में कितनी इकाइयां चॉकलेट की बिक्री हुई। ये देखिए ग्रामीण यानी गांव में जनवरी फरवरी में 30 चॉकलेट बॉक्स की बिक्री हुई थी। उसी समय में शहर में 40 की हुई थी। और टोटल कितना हुआ भारत में? फिर टोटल कितना हुआ? 70, यानी इन दोनों का टोटल करके 70 हुआ। 30 गांवों में, 40 शहरों में, टोटल कितना हुआ? 70। फिर ये कौन सा था? जनवरी फरवरी में। अब कौन सा है? मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में गांव में हुई थी 35 चॉकलेट बॉक्स की बिक्री हुई थी। शहरों में उसी वक्त 80 हुई थी। और टोटल भारत में कितना हुआ था? 115। मई जून में गांव में हुई थी 40 बॉक्स की बिक्री हुई थी। शहरों में उसी वक्त 70 चॉकलेट की बिक्री हुई थी। और टोटल भारत में लगाते हैं यानी दोनों का टोटल करते हैं तो वो हुआ था 110 यानी 110। फिर जुलाई अगस्त के समय में गांव में 20 चॉकलेट बॉक्स की बिक्री हुई थी। शहरों में उसी वक्त जुलाई अगस्त में 30 की हुई थी। और पूरे भारत में यानी टोटल करते हैं तो 50 चॉकलेट बॉक्स की बिक्री हुई थी। सितंबर अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्र में 35, शहरों में 50 और भारत में टोटल 85। नवंबर दिसंबर में गांव में 40, शहरों में 80 यानी टोटल हुई थी 120। अब इसे हम डायग्राम के द्वारा यानी विभाजित आकृति अब चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। O X Y नीचे हमारी क्या आएगी? समयावधि यानी कौन से समय पर कितनी बिक्री हुई थी। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल करते हुए जैन फेब, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर एंड फिर नवंबर दिसंबर। इस साइड में हम क्या लिखेंगे कि जो चॉकलेट की जो बिक्री हुई थी कितनी इकाई में, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई की बिक्री। किसकी इकाई की? चॉकलेट्स की इकाई की। अब इसका इक्वल डिस्टेंस, अब सबसे ज्यादा कितनी हुई थी हमारी? 120 यानी
हमें डिस्टेंस अब ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारा डायग्राम काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें इस डिस्टेंस को कैसे बढ़ाना है, 20-20 कर देंगे, यानी 20-20 का डिस्टेंस कर देंगे। 20, 14, 16, 18, 100, 120, क्योंकि हमें इतना ही ज़रूरत है। अब सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जैन 5 में कितनी हुई थी, 30। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी हुई थी 30, तो 30 का है 20 एंड 40 के बीच में, ये हमारी हुई थी 30। फिर शहरों में कितनी हुई थी, 40। इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एक में ही दर्शाना है, तो हमें इसके दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहले टोटल 70 करके, यानी पूरा टोटल 70 का डायग्राम बना के भी कर सकते हो। ये जैसे टोटल 70 का आपने डायग्राम बनाया, और फिर उसमें 30 ग्रामीण और बचे जो 40 वो हो गए शहरी, ऐसे भी बना सकते हो। और इसका दूसरा तरीका है कि आप पहले गांव के 30 बना के, उसके बाद आप उसी रेखा को, यानी नीचे से वापस स्टार्टिंग नीचे से ही होगी, ये 30 हो गई और ऊपर 40, यानी इसके बाद ये 40 यहाँ आ जाएगा, तो हम इसे भी बना सकते हैं। टोटल हमारा कितना हुआ, 70, तो जो 40 हमारा है वो ऊपर होगा और 30 हमारा इसमें, ये लिखना भी आवश्यक है। अब इनको हम, ये दोनों एक ही ना दिखे, इसके लिए हम एक को लाइनिंग या कलर कुछ भी कर देंगे, ताकि एक हमारा अलग दिखेगा, एक अलग। आप इसे एक को खाली भी छोड़ सकते हैं, एक को आप लाइनिंग भी कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, मार्च अप्रैल में टोटल हमारा 115 है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। 115 अगर करते हैं तो हमारा समथिंग यहाँ पे आता है, और अगर वैसे नहीं करना चाहो तो 35 करके भी आप उसको कर सकते हो। तो हमारा 115 हमारा यहाँ पे होता है। अब 115 में से हमारा ग्रामीण क्षेत्र तो 35 है, तो 35 का आएगा हाफ, यानी यहाँ पे ये हमारा 30 था और इसके जस्ट ऊपर आएगा हमारा 35, यानी यहाँ पे इनका 30 था और इससे जस्ट ऊपर आएगा हमारा 35। तो हम इसमें नीचे लाइनिंग कर देंगे और ऊपर कुछ दूसरा कलर कर देंगे। अब ये हमारा ऊपर का कितना था, 80, तो हमें यहाँ लिखना भी आवश्यक है कि ऊपर 80 और नीचे, सॉरी हाँ, ऊपर 80 और नीचे 35, क्योंकि 35 हमारा ग्रामीण का है और 80 हमारा शहरों का है। इसी प्रकार से आप इन्हें पूरा कर सकते हो। एक और बता देती हूँ, मई और जून में टोटल हमारा कितना था, 110, ये हमारा 100 है और ये हमारा इसके जस्ट नीचे 110 आएगा, क्योंकि 5 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये देखिए, अब इसमें हमारा क्या है, शहरों का हमारा क्या है, 40 है, शहरों का सॉरी गाँवों का हमारा 40 है और शहरों का हमारा 70 है। तो पहले नीचे वाला कितना आएगा, 40, यानी ये इक्वल, ये आ गया 40 और बाकी ये 70। अब इन्हें भी हम शेड के द्वारा कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये डायग्राम पूरा होगा। स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। अब हम जब आकृतियां बनाते, डायग्राम बनाते, तो उसमें हमें क्या ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। ये देखिए, अब ऐसा नहीं है कि एक कम है एक ज़्यादा है, यानी ये सब चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि स्तंभ की चौड़ाई कोई मूल्य नहीं दर्शाती। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है, स्तंभ से पड़ रहा है, लेंथ से पड़ रहा है, ना कि इसकी चौड़ाई से। ये इक्वल इसलिए होनी चाहिए कि आपको देखने में आकर्षित लगे, अच्छी लगे, इसीलिए स्केल माप की आवश्यकता भी होती है। प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित चल के मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो मूल्य इसमें दर्शाया गया है उसके अनुसार ही इनकी लंबाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं अब ये 40 है तो हमें 40 तक ही करना है। प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी आकृति में समान होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। वह अंतर उद्गम बिंदु और प्रथम स्तंभ के बीच भी बनाए रखना चाहिए। सामान्य रूप से प्रत्येक स्तंभ
एक्स अक्ष पर सामान्य रूप से बनाया जाता है। डायग्राम इधर नहीं बनाया जाता वाई पे, ये हमेशा कोई सी भी आकृतियों हमारी ओ एक्स अक्ष पर ही बनाई जाती है। उस पर दर्शाने वाले परिबलों को आधार कहते हैं, यानी ये इसका सपोर्ट है। आधार मतलब सपोर्ट। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से ऊंचाई स्तंभ के बदले क्षैतिज स्तंभ यानी वाई अक्ष में क्षितिज बनाने की रीति भी अधिक प्रचलित हुई है। प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की दी गई जानकारी के क्रम में बनाया जाता है। इस प्रकार प्रथम जानकारी के लिए स्तंभ उद्गम बिंदु की शुरुआत की जाती है। हम जो ऊपर की साइड जो बनाते हैं, ये हमारी कौन सी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है। जब भी हम कोई सा भी आकृति बनाते हैं तो अपनी कौन सी रेखा पर बनाते हैं? ओ एक्स अक्ष पर। आज हमने पढ़ा स्तंभ आकृति पढ़ी, उसमें सरल आकृति, पास पास की आकृति और विभाजित, ये 3 प्रकार की आकृतियां हमने पढ़ी। अब हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब हमारी जो आगे का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो हम कंटिन्यू करेंगे वृत्तांश आकृति से, क्योंकि नहीं आप भी परेशान हो जाओगे और लेंदी भी हो जाएगा। आप ये सब घर पे बनाना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इकट्ठी कर लेना, उसका सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।